हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो कक्षा 10 विज्ञान विषय की सीरीज में हमने आपके नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार अध्याय 1 से लेकर 5 तक सभी की संपूर्ण व्याख्या, उनके पाठ के भीतर दिए गए प्रश्न और अभ्यास के समस्त प्रश्नों को बहुत अच्छे से हल करा दिया है। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, वहां से आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं आपकी विज्ञान विषय का अध्याय 6, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। अब अगर आप किसी दूसरे स्टेट से देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपका पार्ट नंबर 7 हो या आपका लेसन नंबर 8 हो, लेकिन चैप्टर वही है, कंटेंट पूरा सेम है। तो आज हम पढ़ेंगे नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। तो नियंत्रण और समन्वय को समझने से पहले हम इसके बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि यहां पर आपको कुछ चित्र दिख रहा है, सीड्स गर्मिनेटिंग, इसका मतलब है कि जो बीज हैं वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। दूसरे चित्र में क्या हो रहा है, एनिमल हंटिंग प्रे, जो आपका एनिमल है वो क्या कर रहा है, जेब्रा के पीछे दौड़ रहा है शिकार करने के लिए। तीसरे चित्र में क्या कर रहा है कि जो बालिका है वो धीरे धीरे क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, वृद्धि कर रही है। और चौथे चित्र में क्या हो रहा है कि जैसे ही हाथ किसी गर्म वस्तु को टच कर रहा है तो हाथ क्या हो रहा है, गर्म वस्तु से दूर हट रहा है। तो हम अपने आसपास के वातावरण में ये सारी घटनाएं हम अपनी आंखों से देखते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे का कारण क्या है, उसको हम समझते हैं। तो संसार के जितने भी जीव हैं वो अपने आसपास होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। इस संसार में रहने वाले समस्त जीव जंतु, पेड़ पौधे या हम कहें सजीव, वो अपने आसपास के वातावरण में होने वाला जो परिवर्तन है उन परिवर्तनों के अनुसार क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। पर्यावरण में प्रत्येक परिवर्तन की अनुक्रिया से एक समुचित गति उत्पन्न होती है और पर्यावरण में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन के रेस्पॉन्स में जो प्रतिक्रिया होती है उस प्रतिक्रिया से एक समुचित गति उत्पन्न होती है। अब कोई भी गति उस घटना पर निर्भर करती है जो उसे प्रेरित करती है। कोई भी गति उस घटना पर निर्भर करती है जो उसे क्या करती है, जो उसे प्रेरित करती है। सिंपल सी मतलब है, जैसे शेर है, शेर को क्या लगी होगी, भूख लगी होगी। तो वो भूख लगना क्या है, उसके लिए घटना है। जब शेर को भूख लगी होगी तो उसने आपके शिकार करने का सोचा होगा क्योंकि उसको अपनी भूख मिटानी है। और जब उसको भूख मिटानी है तो उसे शिकार करना पड़ेगा और शिकार करने के लिए उसके पास ऑप्शन है कि वो किसी जानवर का क्या करेगा, पीछा करेगा और उसका शिकार करेगा। तो घटना क्या थी, घटना थी उसको भूख लगना, जिसकी वजह से उसने अपनी अनुक्रिया की है और उस अनुक्रिया के कारण ही उसमें एक गति उत्पन्न हुई है। तो वो घटना थी भूख लगना, जिसकी वजह से उसने शेर को प्रेरित किया कि वो क्या करे, वो शिकार करे और उस भूख को शांत करे। तो पर्यावरण में जितने भी परिवर्तन के पीछे जो अनुक्रिया हो रही है, जो रेस्पॉन्स हो रहा है, वहां से एक समुचित गति उत्पन्न होती है और गति उस घटना पर निर्भर करती है जो उसे क्या करती है, जो उस गति को प्रेरित करती है। मैंने उदाहरण के जरिए समझा दिया। जैसे उदाहरण की मैं बात करूं, जैसे हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो जो हमारा हाथ है वो क्या होता है, जलने लगता है और हम तुरंत इसके प्रति क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं और अनुक्रिया के रूप में हम अपने हाथ को उस गर्म वस्तु से दूर हटा लेते हैं। तो यहां पर घटना क्या हुई कि घटना यह हुई कि हमारा हाथ गर्म वस्तु को टच हुआ। जैसे ही हमारा हाथ गर्म वस्तु को टच हुआ तो हमारे हाथ ने तुरंत इस क्रिया के प्रति क्या कर दी, अनुक्रिया कर दी, रेस्पॉन्ड कर दिया और तुरंत ही हमारा हाथ वहां से दूर हटा लिया। तो यानी परिवर्तन जितने भी हो रहे हैं हमारे आसपास के वातावरण में, पर्यावरण में जितने भी परिवर्तन होते हैं, उन सभी परिवर्तनों के प्रतिक्रिया के रूप में जीव क्या करते हैं, कुछ न कुछ रेस्पॉन्ड जरूर करते हैं। ठीक, आगे देखो। जैसे सबसे पहले बात करते हैं उद्दीपन की कि आखिर उद्दीपन होते क्या हैं। तो पर्यावरण में ये जो होने वाले परिवर्तन हैं जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं, वे सब उद्दीपन कहलाते हैं। पर्यावरण में होने वाले जितने भी परिवर्तन है जिसके परिणाम स्वरूप या जिसके अनुरूप बाकी जितने भी जो सजीव हैं वो क्या करते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं, अनुक्रिया करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो उद्दीपन कहलाते हैं। जैसे हमारा हाथ गर्म वस्तु को टच हुआ, जैसे हमारा हाथ गर्म वस्तु को टच हुआ
तो हमारा हाथ तुरंत ही गर्म वस्तु से दूर हट गया। तो घटना क्या हुई थी? घटना हुई थी कि हमारा हाथ गर्म वस्तु को टच हुआ था। अब इसके अनुरूप प्रतिक्रिया क्या हुई कि हमने तुरंत ही हाथ को वहां से हटा लिया। तो तुरंत ही हमने जो हाथ को वहां से हटा लिया है, ये जिस घटना की वजह से हटाया है या जिस घटना के रेस्पॉन्ड में हमने हटाया है, वही है आपका उद्दीपन। क्या है? वही है आपका उद्दीपन। जैसे प्रकाश, ऊष्मा, ठंडा, ध्वनि, सुगंध, स्पर्श, ये सब क्या है? ये सब आपके उद्दीपन है, जिसके अनुसार सजीव क्या करते हैं? जिसके अनुसार सजीव प्रतिक्रिया करते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, देखो यहां पर क्या है? प्रकाश है। तो जिस दिशा से प्रकाश आ रहा है, फूल की स्थिति उसी दिशा में है ना? यानी ये फूल किसके अनुसार प्रतिक्रिया कर रहा है? इस प्रकाश के अनुसार प्रतिक्रिया कर रहा है। जैसे ही प्रकाश की दिशा इस दिशा में हुई, तो फूल भी इस दिशा के अंदर मुड़ गया, है ना? तो प्रकाश क्या है? प्रकाश इस पादप के लिए उद्दीपन का काम कर रहा है, और ये जो पादप है, ये इसी प्रकाश या इसी उद्दीपन के अनुरूप क्या कर रहा है? अपनी प्रतिक्रिया कर रहा है। तो पर्यावरण में हो रहे समस्त प्रकार के परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं, उन्हें कहते हैं उद्दीपन। जैसे हमको सर्दियों में ठंड लगती है, तो ठंड लगती है तो हम अनुक्रिया क्या करते हैं? हम गर्म कपड़े पहनते हैं या हम कंबल ओढ़ते हैं। तो ये हमने क्या किया? पर्यावरण में जो परिवर्तन हुआ उसके अनुरूप हमने अनुक्रिया की। जैसे ही हमें कहीं पे दुर्गंध आती है, हम तुरंत ही नाक को बंद कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हमने क्या किया है? रेस्पॉन्ड किया है। तो हमने परिवर्तन के अनुसार जो रेस्पॉन्ड किया है, वही कहलाता है उद्दीपन। क्या कहलाता है? वही कहलाता है उद्दीपन। दूसरे चित्र में दिख रहा है, देखो ये गर्म पानी है, ये हमारी त्वचा है, जो क्या है? संवेदी अंग है। जब ये त्वचा इस गर्म पानी के संपर्क में आएगी, तो ये जो सूचना है, ये सबसे पहले कहां पर जाएगी? पेशीय ऊतक के पास, यहां से प्रेरक तंत्रिकाओं के पास, वहां से संवेदी तंत्रिकाओं से होते हुए ये कहां तक जाएगी? मेरुरज्जु तक जाएगी। फिर मेरुरज्जु क्या करेगा? मेरुरज्जु यहां से प्रतिक्रिया करेगा, प्रतिक्रिया का आदेश देगा। तो मेरुरज्जु जो भी आदेश देगा, वो पुनः कहां पर पहुंचेगा? इस त्वचा तक पहुंचेगा, और ये त्वचा इस प्रतिक्रिया के अनुसार क्या करेगी? रेस्पॉन्ड करेगी। तो गर्म के उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया। तो यहां पर जो ये गर्म है, ये क्या है? उद्दीपन है, जो हमें संकेत के तौर पर प्राप्त हो रहा है, और इसके प्रति प्रतिक्रिया जो होगी वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी प्रतिवर्ती क्रिया। यानी हम क्या करेंगे? हाथ को दूर हटा लेंगे। तो ये क्या है? रेस्पॉन्ड क्रिया है। इस क्रिया को कहेंगे हम प्रतिवर्ती क्रिया। देखो, पौधे और जंतु अलग अलग प्रकार से उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। पौधे और जो जंतु है, वो अलग अलग तरीकों से उद्दीपन के प्रति क्या करते हैं? रेस्पॉन्ड करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। पौधे अलग तरह से बिहेव दर्शाते हैं और जंतु अलग तरह से बिहेव दर्शाते हैं। आगे देखो, जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय। तो जंतुओं के अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का जो काम है, वो आपके तंत्रिका तंत्र और पेशीय ऊतक के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तंत्रिका ऊतक और आपके पेशीय ऊतक के द्वारा ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम किया जाता है। अब देखो, यहां पर आपको सामने एक शब्द देखने को मिलेगा, वो है ग्राही या रिसेप्टर्स। क्या होते हैं? ग्राही अंग अथवा रिसेप्टर्स। बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है या बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखो, रिसेप्टर्स क्या होते हैं? तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्ट सिरे जो पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता लगाते हैं, वो ग्राही अंग कहलाते हैं। तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्ट सिरे या विशिष्ट भाग जो पर्यावरण से सभी प्रकार की सूचनाओं का पता लगाते हैं, उन विशिष्ट सिरों को कहा जाता है ग्राही। क्या कहा जाता है? ग्राही, यानी रिसेप्टर्स कहा जाता है। देखो, ग्राहियों के प्रकार कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है प्रकाश ग्राही। कौन सा ग्राही? प्रकाश ग्राही, फोटो रिसेप्टर। ये क्या काम करेगा? तो ये दृष्टि का काम करेगा। ये किसको ग्रहण करने का काम करेगा? ये दृष्टि को ग्रहण करने का, प्रकाश को ग्रहण करने का काम करेगा, जिससे हमें कोई भी वस्तु दिखाई देगी। और उस अंग का नाम क्या है? उस अंग का नाम है आंख। क्या नाम है? आंख नाम है।
दूसरा जो प्रकार है वो है श्रावण ग्राही। कौन सा ग्राही? श्रावण ग्राही। ये क्या काम करेंगे? ये सुनने के काम करेंगे। ये क्या काम करेंगे? सुनने का। और इसके लिए जो अंग हैं वो कौन से हैं? वो है आपके कान। फिर तीसरा प्रकार है रस संवेदी ग्राही। ये किसके लिए है? स्वाद के लिए। कौन सा अंग है? तो आपकी जो जीभ है वो हमें स्वाद का ज्ञान कराएगी। फिर आगे चौथा है ग्राण ग्राही। ये किसके लिए है? सूंघने के लिए। कौन सा अंग है? तो हमारा जो नाक है वो सूंघने का काम करेगा। फिर है स्पर्श ग्राही। तो ये उष्मा को महसूस करने के लिए है, गर्मी यानी ताप को महसूस करने के लिए। तो वो कौन सा अंग है? त्वचा है। तो देखो, देखने के लिए आंख है, सुनने के लिए कान है, स्वाद के लिए जीभ है, सूंघने के लिए नाक है और उष्मा को महसूस करने के लिए त्वचा है। ये शरीर के अलग अलग अंग हैं जो हमें पर्यावरण से अलग अलग प्रकार की सूचनाओं का क्या करते हैं? ज्ञान कराते हैं या उसका पता लगाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये सभी ग्राही हमारे ज्ञानेंद्रियों में स्थित होती है। ये सब भाई जो ग्राही है वो हमारी ज्ञानेंद्रिया, कौन सी? ज्ञानेंद्रिया, जिन्हें सेंस ऑर्गन्स कहा जाता है, उनके अंदर स्थित होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो, ग्राही के प्रकार हमने अलग से चित्र बना के समझाया हुआ है। ग्राही के प्रकार देखो 5 प्रकार हैं। पहला है प्रकाश ग्राही, दूसरा स्पर्श ग्राही, तीसरा श्रवण ग्राही, चौथा रस संवेदी ग्राही और पांचवा आपका ग्राण ग्राही। ये 5 प्रकार है कुल मिला के ग्राहणी के। किसके? कुल मिला के 5 प्रकार है ग्राही के। प्रकाश ग्राही अंग कौन सा है? आंख। स्पर्श ग्राही त्वचा, श्रवण ग्राही कान, रस संवेदी ग्राही जीभ और ग्राण ग्राही नाक है। आंख क्या करेगी? प्रकाश को ग्रहण करने का काम करेगी, जिससे हमें क्या होगी? वस्तुएं दिखाई देगी। त्वचा क्या करेगी? ताप को ग्रहण करने का काम करेगी, जिससे हमें गर्म और ठंडे के स्पर्श का पता लगेगा। कान क्या करेंगे? सुनने का काम करेंगे, जिसकी वजह से शरीर का संतुलन बना रहेगा। फिर जीभ क्या करेगी? रस का ज्ञान करवाएगी, जिससे हमें वस्तुओं के स्वाद का पता लगेगा। और नाक क्या करेगा? ग्राण ग्राही, यानी कि गंध या सुगंध का पता लगाएगा। ठीक, आगे देखो, ये अलग अलग अंग दिए हुए हैं। विजन दृष्टि के लिए आपकी आंख है, हियरिंग सुनने के लिए आपके कान है, स्मेल गंध के लिए आपका नाक है, फिर स्वाद के लिए आपकी जीभ है और टच यानी स्पर्श के लिए आपकी क्या है? स्पर्श के लिए आपकी त्वचा है। ठीक, तो ये कुल मिला के आपके 5 क्या है? ग्राही अंग है। आगे बढ़ते हैं। तंत्रिका उत्तक, जिसके बारे में पढ़ते हैं, तंत्रिका उत्तक के बारे में, नर्वस टिश्यू के बारे में। तो देखो, मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं मिलकर क्या बनाती है? तंत्रिका तंत्र बनाती है। कौन कौन? मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं। ये 3 अंग मिलकर एक तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। अब तंत्रिका तंत्र की जो कोशिकाएं हैं वो क्या कहलाती है? वो न्यूरॉन कहलाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि न्यूरॉन किसे कहते हैं? तो तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं न्यूरॉन कहलाती है। या पूछा गया है कि तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं किस नाम से जानी जाती है? तो आपका उत्तर होगा न्यूरॉन, जो कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। यानी संरचना की दृष्टि से भी छोटी इकाई तंत्रिका तंत्र की न्यूरॉन है और कार्य की दृष्टि से भी तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन है। तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाएगा? न्यूरॉन को कहा जाएगा। तंत्रिका कोशिका शरीर के भीतर और बाहर से उद्दीपनों को ग्रहण करती है। तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन ये क्या करेगी? शरीर के भीतर और शरीर के बाहर से उद्दीपनों यानी संकेतों को ग्रहण करती है। फिर ये उद्दीपन संकेतों के माध्यम से विभिन्न तंत्रिका कोशिकाओं से होते हुए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी हमारे मस्तिष्क अथवा मेरुरज्जु तक पहुंचते हैं। देखो, तंत्रिका तंत्र क्या करेगा? तंत्रिका कोशिकाएं शरीर के भीतर और शरीर के बाहर से उद्दीपनों को ग्रहण करेगा और फिर ये उद्दीपन संकेतों के माध्यम से
विभिन्न तंत्रिका कोशिकाओं की श्रृंखला से होते हुए हमारा जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु से मिलकर बना होता है। तो ये जो संकेत है वो या तो मस्तिष्क तक जाएंगे या फिर मेरुरज्जु तक पहुंचेंगे। अब जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है यानी आपका मस्तिष्क है और मेरुरज्जु है, जैसे ही संकेत इनके पास पहुंचेंगे तो ये क्या करेंगे, प्रतिक्रिया करेंगे, रेस्पॉन्ड करेंगे, जवाब देंगे। तो जो भी प्रतिक्रिया प्राप्त करेंगे या जो भी प्रतिक्रिया मस्तिष्क और मेरुरज्जु से प्राप्त होगी वो वापस तंत्रिका कोशिकाओं से होते हुए, यानी प्रतिक्रिया के रूप में जो भी संदेश प्राप्त होगा वो संदेश वापस पहुंचाने का काम भी किसका है, तंत्रिका कोशिकाओं का है। यानी मस्तिष्क अथवा मेरुरज्जु से प्रतिक्रिया रेस्पॉन्ड के रूप में जो भी संदेश प्राप्त होगा वो वापस तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से उस अंग तक पहुंचाया जाएगा जहां से वो संकेत या उद्दीपन प्राप्त हुआ था। ठीक है, देखो मैं सिंपल उदाहरण के जरिए बताता हूं। जैसे आपकी त्वचा से कोई संकेत या उद्दीपन प्राप्त हुआ था, ये त्वचा से जो उद्दीपन है ये संकेतों के माध्यम से कहां जाएगा, तंत्रिका कोशिका तक, और तंत्रिका कोशिकाओं से होते हुए ये कहां तक पहुंचेंगे, आपके मस्तिष्क अथवा मेरुरज्जु तक। कहां पहुंचेंगे, मस्तिष्क अथवा मेरुरज्जु तक ये संकेत आपके पहुंच जाएंगे। ठीक है, तंत्रिका कोशिकाओं से ये जो संकेत है ये मस्तिष्क अथवा मेरुरज्जु तक पहुंचेंगे। जैसे ही संकेत पहुंच जाएंगे तो जो मस्तिष्क अथवा मेरुरज्जु है वो वापस क्या करेंगे, रेस्पॉन्ड करेंगे, जवाब देंगे। तो जो जवाबी प्रक्रिया है वो संदेशों के माध्यम से वापस कहां तक पहुंचेगी, इन तंत्रिका कोशिकाओं से होते हुए वापस त्वचा तक पहुंचेगी जहां से ये उद्दीपन प्राप्त हुए थे। तो मतलब क्या है कि तंत्रिका कोशिका शरीर के भीतर और बाहर से उद्दीपनों को ग्रहण करती है, फिर इनको संकेतों के माध्यम से विभिन्न तंत्रिका कोशिकाओं से होते हुए उन्हें कहां तक पहुंचाती है, मस्तिष्क अथवा मेरुरज्जु तक, और वहां से रेस्पॉन्ड के रूप में, प्रतिक्रिया के रूप में जो भी संदेश होता है उसको वापस तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से ही उस अंग तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक, आगे तंत्रिका कोशिका के 3 भाग हैं। कितने भाग हैं, 3 भाग। पहला है कोशिका काय, जिसे साइटोन भी कहा जाता है। कोशिका काय या साइटोन, देखो ये है साइटोन। दूसरा भाग है डेंड्रोन, जिसे कहते हैं दुर्माक्ष, ये है आपका डेंड्रोन। फिर तीसरा है एक्सोन, जिसे कहते हैं तंत्रिकाक्ष। क्या कहते हैं, तंत्रिकाक्ष कहते हैं। एक्सोन को क्या कहेंगे, तंत्रिकाक्ष कहेंगे। तो तंत्रिका कोशिका के 3 भाग हो गए, कोशिका काय, आपका द्रुमाक्ष यानी डेंड्रोन, और आपका एक्सोन। ठीक है, साइटोन, डेंड्रोन और एक्सोन, ये 3 भाग है कोशिका, तंत्रिका कोशिका के। अब देखो जो कोशिका काय है वो किससे मिलकर बना होता है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक से। कोशिका द्रव्य और केंद्रक से मिलकर बना होता है आपका कोशिका काय यानी कि साइटोन। कोशिका द्रव्य और केंद्रक, इन दोनों के मिलने से बनता है आपका कोशिका काय। तो कोशिका, तंत्रिका कोशिका के 3 भाग हैं, साइटोन, डेंड्रोन और एक्सोन। अब देखो सबसे पहला है साइटोन। तो कोशिका के जैसी संरचना जिसमें केंद्रक और कोशिका द्रव्य पाए जाते हैं। कोशिका के जैसी संरचना जिसमें केंद्रक और कोशिका द्रव्य पाया जाता है उसे कहते हैं साइटोन। यह संवेग को विद्युत आवेग में बदलता है। साइटोन क्या करता है, साइटोन संवेगों को विद्युत आवेग अथवा रासायनिक संकेतों के रूप में बदलने का काम करता है। ठीक है, दूसरा है डेंड्रोन। देखो ये कोशिका काय से निकले हुए छोटे छोटे तंतु होते हैं। देखो यहां पर दिख रहा है डेंड्रोन, ये कोशिका काय से निकले हुए छोटे छोटे तंतु होते हैं जो कोशिका काय की शाखाओं के तौर पर पाए जाते हैं। ये तंतु उद्दीपनों को कोशिका काय की ओर भेजने का काम करते हैं। जो भी अंग होगा जहां से जो भी उद्दीपन प्राप्त होंगे उन उद्दीपनों को कोशिका काय की तरफ भेजने का काम किसका है, वो काम है आपके डेंड्रोन का। किसका है, डेंड्रोन का। ठीक, तो देखो हमने क्या पढ़ा, साइटोन। साइटोन कोशिका के जैसी एक संरचना है जिसमें आपका केंद्रक और कोशिका द्रव्य पाए जाते हैं। इसका काम क्या है, यह संवेगों को विद्युत आवेग में बदलता है और उन्हें आगे
आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक भेजने का काम करता है। फिर डेंड्रॉन है, तो ये कोशिका काय से निकले छोटे छोटे तंतु होते हैं जो कोशिका काय की शाखा के तौर पर पाए जाते हैं। ये तंतु उद्दीपनों को कोशिका काय की ओर भेजने का काम करते हैं। तीसरा भाग है आपका, वो हो जाएगा आपका एक्सॉन। देखो, पतले धागे के जैसी संरचनाएं जो एक सिरे पर साइटोन से जुड़ी होती है, एक सिरे पर साइटोन से जुड़ी होती है और दूसरे सिरे पर संवेगी अंग से जुड़ी होती है। पतले सिरे जैसी संरचना, देखो एक्सॉन, ये देखो एक्सॉन वाला भाग है, तो इसका एक भाग तो किससे जुड़ा होगा? साइटोन से। साइटोन मतलब कोशिका काय से, एक भाग तो जुड़ा होगा यहां पर देखो साइटोन से, और दूसरा भाग यहां पर जुड़ा होगा, वो होगा आपके संवेगी अंग से या संवेदी अंग से। ठीक, एक्सॉन के माध्यम से संकेत न्यूरॉन से बाहर निकलते हैं। एक्सॉन के माध्यम से ही संकेत कहां होंगे? आपके न्यूरॉन से बाहर निकलेंगे, यानी संवेदी अंग तक पहुंचेंगे। एक न्यूरॉन के डेंड्रॉन से दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन से मिलने वाले स्थान को संधि स्थल अथवा सिनेप्स कहते हैं। क्या बोल रहा है? एक न्यूरॉन का डेंड्रॉन वाला भाग, ये वाला भाग, और दूसरे न्यूरॉन का एक्सॉन वाला भाग, दूसरे न्यूरॉन का एक्सॉन वाला भाग, ये जहां पर मिलते हैं उस स्थान को कहते हैं संधि स्थल अथवा सिनेप्स। यानी दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच का जो खाली जगह होती है उसको कहते हैं संधि स्थल अथवा सिनेप्स। ठीक, दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच की जो ये खाली जगह होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सिनेप्स अथवा संधि स्थल। ठीक, अब सिनेप्स क्या होता है? जिसे सिनेप्टिक दरार भी कहते हैं। तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में एक रिक्त स्थान यानी खाली जगह पाई जाती है, इसे सिनेप्टिक दरार अथवा सिनेप्स कहा जाता है। यह प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच की खाली जगह को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं संधि स्थल अथवा सिनेप्स कहते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं। तंत्रिकाक्ष की प्रत्येक शाखा अंक संकुल, यहां पर एक है, एक स्थूल संरचना का निर्माण करती है। तंत्रिकाक्ष यानी एक्सॉन की प्रत्येक शाखा एक स्थूल संरचना का निर्माण करती है जिसे सिनेप्टिक नोब कहा जाता है। अब इस सिनेप्टिक नोब के अंदर सिनेप्टिक पुटिकाएं पाई जाती है और इन पुटिकाओं के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर नामक पदार्थ पाया जाता है, जिसका काम क्या है? शिथिल आवेगों को शक्तिशाली बनाना, जो तंत्रिका आवेगों के संप्रेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपको इतना याद रखना है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच की जो खाली जगह होती है उसे हम कहते हैं सिनेप्टिक नोब या सिनेप्टिक दरार कहते हैं। ठीक है, या सिनेप्स कहते हैं। अब इस सिनेप्टिक नोब में यानी इस सिनेप्स के अंदर या संधि स्थल के अंदर सिनेप्टिक पुटिकाएं पाई जाती है और इन पुटिकाओं के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर नामक पदार्थ पाया जाता है। ये क्या काम करेगा? ये इस एक तंत्रिका से जो संकेत या संवेग प्राप्त हुए हैं, अगर उनकी गति या उनकी जो ताकत है या जो क्षमता है वो यदि कम हुई है तो उनको शक्तिशाली बनाकर आगे भेजने का काम ये किसका है? न्यूरोट्रांसमीटर नामक पदार्थ का काम है। और ये जो सिनेप्टिक नोब है या जो ये न्यूरोट्रांसमीटर है, ये किसके संप्रेषण में? तंत्रिका आवेगों के संप्रेषण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से प्रवाहित होने वाले जो संकेत हैं वो एक समय के बाद क्या हो जाते हैं? एक समय के बाद कमजोर हो जाते हैं। तो उनको शक्तिशाली बनाकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक उचित तरीके से पहुंचाने का जो काम है वो किसका काम है? वो आपके न्यूरोट्रांसमीटर नामक पदार्थ का काम है। आगे समझ में? तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच की जो खाली जगह है वो सिनेप्स होती है और सिनेप्स के भीतर न्यूरोट्रांसमीटर नामक एक पदार्थ पाया जाता है जिसका काम क्या है? शिथिल आवेगों को शक्तिशाली बनाना और तंत्रिका आवेगों का बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से या बहुत ही बेहतरीन तरीके से संप्रेषण करना। यह काम है न्यूरोट्रांसमीटर नामक पदार्थ का। आगे बढ़ते हैं। तंत्रिकाओं द्वारा सूचनाओं का संचरण कैसे होता है? तो देखो, कई सारी तंत्रिकाएं मिलकर एक कड़ी नुमा संरचना का निर्माण करती है। देखो, कई सारी
आपकी तंत्रिका कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है, आपकी एक श्रृंखला बनाती है, एक कड़ी नुमा संरचना बनाती है। क्या बनाती है, एक कड़ी नुमा संरचना बनाती है, जो शरीर के विभिन्न अंगों को किससे जोड़ती है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु के साथ जोड़ती है। ठीक है, कई तंत्रिका कोशिकाएं मिलकर एक कड़ी नुमा यानी श्रृंखला नुमा संरचना बनाती है, जो शरीर के अलग अलग अंगों को मस्तिष्क और मेरुरज्जु के साथ जोड़ने का काम करती है। सभी सूचनाएं जो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाई जाती है, ये सूचनाएं एक तंत्रिका कोशिका के आपके डेंड्राइट द्वारा उपार्जित की जाती है यानी ग्रहण की जाती है, और एक रासायनिक क्रिया द्वारा एक विद्युत आवेग पैदा करती है। यानी हमारे अंगों से जो भी सूचनाएं प्राप्त होती है, वो तंत्रिका कोशिका का जो डेंड्राइट वाला हिस्सा होता है, ये जो डेंड्राइट वाला हिस्सा है, सबसे पहले इसके द्वारा ग्रहण की जाती है। फिर एक रासायनिक क्रिया के द्वारा इन सूचनाओं या संवेदनाओं को विद्युत आवेग के रूप में बदला जाता है, और ये आवेग आपके डेंड्रोन से कोशिका काय तक पहुंचाए जाते हैं, और फिर एक्सोन से होते हुए इसके अंतिम सिरे तक, एक्सोन से होते हुए इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाते हैं। देखो फिर समझो, सबसे पहले सूचना क्या होगी, हमारे किसी संवेदी अंग तक आएगी। संवेदी अंग से क्या जुड़ी होगी, तंत्रिका कोशिकाएं। तो संवेदी अंग से, ये जैसे त्वचा है, त्वचा से सूचना सबसे पहले कहां पर आएगी, या उद्दीपन कहां पर प्राप्त होगा, डेंड्राइट के पास। ठीक है, डेंड्राइट के द्वारा उन संवेदी सूचनाओं को ग्रहण किया जाएगा। डेंड्राइट क्या करेगा, रासायनिक क्रिया के द्वारा उन उद्दीपनों को एक विद्युत आवेग के रूप में बदलेगा। ये विद्युत आवेग आपके इस डेंड्रोन से होते हुए कोशिका काय के पास आएंगे, और कोशिका काय से ये कहां पर पहुंचेंगे, एक्सोन तक। एक्सोन के बाद ये कहां पर पहुंचेंगे, तंत्रिका कोशिकाओं के अंतिम सिरे पर, जहां पर आगे क्या जुड़ा होगा, आगे आपका दूसरी तंत्रिका कोशिका का डेंड्रोन वाला भाग जुड़ा होगा, और दोनों तंत्रिकाओं के बीच में क्या होगा, सिनेप्स होगा। तो सिनेप्स से होते हुए ये आपके कहां तक पहुंचेंगे, दूसरी तंत्रिका कोशिका तक पहुंचेंगे। आगे देखो, तंत्रिकाक्ष के अंत में यानी एक्सोन के लास्ट में विद्युत आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है। एक्सोन के लास्ट में, ये जो अंतिम सिरा है, यहां पर जो रासायनिक संकेत है, जो विद्युत संकेत है, उन विद्युत संकेतों को किसमें बदला जाएगा, रासायनिक संकेत में, ताकि ये आगे आसानी से संचारित हो सके। ये रासायनिक संकेत फिर रिक्त स्थान यानी सिनेप्स को क्या करते हैं, पार करते हैं, और सिनेप्स को पार करके अगली तंत्रिका कोशिका का जो द्रुमिका वाला भाग है, उस द्रुमिका में इसी तरह का विद्युत आवेग वापस प्रारंभ करते हैं, यानी वापस किसमें बदल जाएंगे, विद्युत आवेग में। और इस प्रकार सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह तक क्या होती है, संचारित हो जाती है। आ गया समझ में। सबसे पहले आपका जो संवेदी अंग होगा, वहां से जैसे त्वचा है, त्वचा से डेंड्राइट के पास सूचना आएगी, ये किसमें बदलेगी, यहां से इसको बदला जाएगा आपके, किसमें बदला जाएगा, यहां पर विद्युत आवेग के रूप में। सूचना को किसमें बदला जाएगा, यहां पर बदला जाएगा विद्युत आवेग के रूप में। फिर ये आएगी कोशिका काय के पास, कोशिका काय से एक्सोन के पास, एक्सोन के बाद इसके अंतिम सिरे पर, है ना, और अंतिम सिरे पर विद्युत आवेगों को किसमें बदला जाएगा, रासायनिक संकेतों में। ये रासायनिक संकेत कहां पर जाएंगे, सिनेप्स के पास में। फिर सिनेप्स को पास करके ये अगली तंत्रिका कोशिका का जो आपके द्रुमिका यानी जो डेंड्रोन वाला भाग है, द्रुमिका मतलब डेंड्रोन, उस डेंड्रोन के पास जाएंगे। डेंड्रोन फिर से इसे किसमें बदलेगा, फिर से इसे विद्युत आवेगों में बदलेगा। इसी तरह यह सूचना एक जगह से दूसरी जगह तक चलती रहती है। देखो यहां पर मैंने चित्र के जरिए बहुत अच्छे से समझाया है। जैसे यहां पर आपका अंग है त्वचा, सबसे पहले सूचना कहां पर आएगी, त्वचा के पास में। त्वचा से कौन सा हिस्सा जुड़ा होगा, त्वचा से जुड़ा होगा आपका डेंड्राइट। कौन सा जुड़ा होगा, डेंड्राइट। डेंड्राइट से सूचना किसके पास आएगी, डेंड्रोन के पास। डेंड्रोन के पास ये जो सूचना है वो किस रूप में होगी, विद्युत आवेग के रूप में। किस रूप में होगी, विद्युत आवेग के रूप में। अब देखो ये विद्युत आवेग कहां पर जाएंगे, डेंड्राइट से, डेंड्राइट क्या करेगा, इन संकेतों को विद्युत आवेग में बदलेगा। फिर जाएंगे डेंड्रोन के पास।
डेंड्रोन किसके पास भेजेगा? साइटोन के पास। फिर साइटोन से कहां पर जाएंगे? एक्सॉन के पास। साइटोन से कहां पर जाएंगे? एक्सॉन के पास। एक्सॉन के बाद एक्सॉन का जो अंतिम सिरा है, हम कह सकते हैं जो साइटोन का अंतिम सिरा है ना, उसके अंतिम सिरे पर इन विद्युत आवेगों को किसमें बदला जाएगा? रासायनिक संकेतों में। किसमें बदला जाएगा? रासायनिक संकेतों में। फिर ये रासायनिक संकेत, यहां पर रासायनिक संकेत हैं, ये वहां पर किसमें जाएंगे? सिनेप्स के पास। सिनेप्स में क्या होगा? न्यूरोट्रांसमीटर नामक पदार्थ होगा जो इन रासायनिक संकेतों को शक्तिशाली बनाकर आगे भेजेगा। अब यहां पर रासायनिक संकेत कहां पर पहुंचेंगे? सबसे पहले डेंड्राइड के पास पहुंचेंगे। कहां पर पहुंचेंगे? डेंड्राइड के पास। डेंड्राइड उसको वापस किस में बदलेगा? विद्युत आवेगों में। ये कहां पर जाएंगे? फिर डेंड्रोन के पास। और यही प्रक्रम कहां तक चलता रहेगा? हमारे मस्तिष्क अथवा मेरु रज्जु तक चलता रहेगा। आ गया समझ में? सबसे पहले सूचना कहां पर प्राप्त होगी? त्वचा, जो भी अंग है हमारा, वहां पर। त्वचा से कहां पर आएगी? डेंड्राइड के पास। डेंड्राइड क्या करेगा? उन उद्दीपनों को विद्युत आवेगों अथवा विद्युत संकेतों में बदलेगा। ये विद्युत आवेग कहां पर जाएंगे? डेंड्रोन के पास। डेंड्रोन से किसके पास जाएंगे? कोशिका काय के पास, साइटोन के पास। साइटोन से या साइटोन के अंतिम सिरे पर यानी एक्सॉन पर, एक्सॉन के अंतिम सिरे पर किसमें बदले जाएंगे? रासायनिक संकेतों के रूप में। फिर यहां पर साइटोन नहीं होगा, यहां पर एक्सॉन होगा। ठीक है, एक्सॉन के अंतिम सिरे पर। तो एक्सॉन के अंतिम सिरे पर किसमें बदलेंगे? ये रासायनिक संकेत में। वहां से किसके पास जाएंगे? सिनेप्स के पास। सिनेप्स में क्या होगा? न्यूरोट्रांसमीटर नामक पदार्थ होगा जो इन विद्युत संकेतों को शक्तिशाली बनाकर आगे भेजेगा। आगे ये दूसरी तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट तक पहुंचेंगे और यही प्रक्रिया आपके सूचनाओं के मस्तिष्क अथवा मेरु रज्जु तक पहुंचने तक चलती रहेगी और यही इसका प्रतिक्रिया पथ भी होगा। अभी सूचनाओं को हम मस्तिष्क तक भेज रहे हैं, फिर मस्तिष्क से जो भी प्रतिक्रिया प्राप्त होगी वो इसी मार्ग से होते हुए कहां पर पहुंचेगी? वापिस त्वचा तक वो सूचना पहुंचेगी। ठीक, आगे मस्तिष्क अथवा मेरु रज्जु से प्राप्त आदेश यानी जो प्रतिक्रिया होगी, जो रेस्पॉन्ड होगा, वो रेस्पॉन्ड इसी मार्ग से पुनः उस अंग तक पहुंचता है जहां से हमें उद्दीपन क्या हुए थे? प्राप्त हुए थे। और उस अनुसार वो अंग क्या करेगा? उस अंग अनुसार यानी उस आदेशों के अनुसार वो अंग वापस क्या करता है? वो अंग वापस प्रतिक्रिया यानी कि रेस्पॉन्ड करता है। ठीक है, तो ये थी पूरी तंत्रिका कोशिका की संरचना अथवा कार्य प्रणाली कि ये आखिर काम कैसे करती है। आगे बढ़ते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया। कौन सी क्रिया? प्रतिवर्ती क्रिया। तो किसी उद्दीपन के प्रति मस्तिष्क के हस्तक्षेप के बिना अचानक हुई अनुक्रिया प्रतिवर्तीय क्रिया कहलाती है। यानी किसी भी उद्दीपन के लिए मस्तिष्क के हस्तक्षेप के बिना जो अचानक होने वाली अनुक्रिया होती है, जिसमें मस्तिष्क की कोई भागीदारी नहीं होती है, वह वाली अनुक्रिया कहलाती है प्रतिवर्ती क्रिया। क्या कहलाती है? वह वाली क्रिया कहलाती है आपकी प्रतिवर्ती क्रिया। जैसे देखो यहां पर क्या हो रही है? यहां पर एक मोमबत्ती जल रही है। जैसे ही हमारी त्वचा इस मोमबत्ती के संपर्क में आई तो तुरंत ही हमारा हाथ क्या हो गया? हमारा हाथ दूर हट गया। तो ये जो सूचना है, मोमबत्ती से हमारा हाथ जो टच हुआ है, यह सूचना मस्तिष्क तक पहुंची ही नहीं है। तो इसमें मस्तिष्क का कोई इंटरफेयर नहीं है। तो मस्तिष्क के हस्तक्षेप के बिना जो यहां पर यह अनुक्रिया हुई है, वो अनुक्रिया या जो रेस्पॉन्ड वाली क्रिया है, वो कहलाती है आपकी प्रतिवर्ती क्रिया। यह क्रिया स्वतः होने वाली क्रिया है, यानी इसमें मस्तिष्क और मेरु रज्जु का कोई योगदान नहीं है, जो जीव की इच्छा के बिना ही हो जाती है। यानी इसमें सजीव की कोई इच्छा शामिल नहीं होती है, यानी यह अनैच्छिक क्रिया है, यह सजीवों की इच्छा पर निर्भर नहीं करती है। आगे उदाहरण, सबसे पहले किसी गर्म वस्तु को छूने से जलने पर तुरंत ही हाथ को वहां से दूर हटा देना। उस समय क्या होती है? उस समय मस्तिष्क अथवा मेरु रज्जु की कोई भागीदारी नहीं होती है, यानी ये सजीव की इच्छा के बिना होने वाली स्वतः होने वाली क्रिया है। दूसरा उदाहरण, खाना देखकर मुंह में पानी का आना। खाना देखकर मुंह में पानी का आ जाना,
ये भी आपकी एक प्रतिवर्ती क्रिया है। ये स्वतः होने वाली क्रिया है जो हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करती है। तीसरा उदाहरण, सुई चुभाने पर हाथ का हट जाना। जैसे ही कोई तीखी वस्तु हमारे हाथ को टच होती है, हम तुरंत ही हाथ को दूर हटा लेते हैं। तो यह भी प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। अब देखो, प्रतिवर्ती क्रियाओं को कंट्रोल कौन करता है? तो सभी प्रकार की प्रतिवर्ती क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम मेरुरज्जु के द्वारा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं को कंट्रोल कौन करता है? तो वो हमारा मेरुरज्जु करता है। मेरुरज्जु सभी प्रकार की प्रतिवर्ती क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम करता है। आगे देखो, ऐच्छिक क्रियाएं। तो वे सभी क्रियाएं जिन पर हमारा नियंत्रण होता है, यानी वे क्रिया जो हमारी इच्छा पर निर्भर करती है, हमारी इच्छा के अनुसार होती है, वो होती है ऐच्छिक क्रियाएं। जैसे बोलना, चलना, लिखना आदि। ये काम हमारी इच्छा के विपरीत नहीं हो सकते, यानी ये काम हमारी इच्छा के अनुसार ही होंगे। तो कौन सी क्रिया है? ऐच्छिक क्रिया। आगे मैं बात करूं, आगे है ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। तो जो ऐच्छिक क्रिया है वो हमारी इच्छा और सोचने से संपन्न होती है, इसीलिए हमारा नियंत्रण, यानी ऐच्छिक क्रियाओं पर हमारा जो नियंत्रण है वो हमारे शरीर का जो सोचने वाला भाग है, जिसे हम अग्र मस्तिष्क कहते हैं, उसके द्वारा सभी प्रकार की ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ऐच्छिक क्रियाओं का कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? तो अग्र मस्तिष्क के द्वारा सभी प्रकार की ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल किया जाता है। आगे अनैच्छिक क्रियाएं। तो वे सारी क्रियाएं जो स्वतः होती है, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, वो क्रिया होती है अनैच्छिक क्रियाएं। जैसे हमारे हृदय का धड़कना, सांस का लेना, भोजन का पचना, छींक आना, ये सारी क्रिया कौन सी है? अनैच्छिक क्रिया है, जिस पर हमारा कुछ भी कंट्रोल नहीं होता है। ये सारी क्रिया आपकी अनैच्छिक क्रिया है। अब ये किसके द्वारा कंट्रोल होती है? तो ये कंट्रोल होती है मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि ऐच्छिक क्रियाओं का कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? तो अग्र मस्तिष्क के द्वारा। अनैच्छिक क्रियाओं का कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? तो मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के द्वारा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे आगे है प्रतिवर्ती चाप। क्या है? प्रतिवर्ती चाप। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं के आगम संकेतों का पता लगाने और निर्गम क्रियाओं को करने के लिए संवेदी तंत्रिका कोशिका और प्रेरित तंत्रिका कोशिकाएं मेरुरज्जु के साथ मिलकर एक पथ का निर्माण करती है, जिसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं के आगम संकेतों का पता लगाने के लिए और फिर जो निर्गम क्रिया है, जो मेरुरज्जु से रेस्पॉन्ड होगा, उस रेस्पॉन्ड को वापस उस संवेदी अंग तक पहुंचाने के क्रम में जो पूरा ये पाथ या जो रास्ता बनता है, उसे कहते हैं प्रतिवर्ती चाप। देखो यहां पर सबसे पहले ये जो त्वचा है वो हमारा एक ग्राही अंग है। ये उष्मा अथवा दर्द को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। यह सूचना हमारी संवेदी तंत्रिका कोशिकाओं से होते हुए कहां पर पहुंचेगी? हमारे मेरुरज्जु तक पहुंचेगी। कहां पर पहुंचेगी? मेरुरज्जु तक। ठीक है, अब मेरुरज्जु क्या करेगा? मेरुरज्जु पुनः कुछ रेस्पॉन्ड देगा, कुछ प्रतिक्रिया करेगा। तो ये जो प्रतिक्रिया है वापस प्रेरक तंत्रिका कोशिकाओं से होते हुए वापस हमारी भुजाओं में पेशियों के माध्यम से कहां तक पहुंचेगी? इन त्वचाओं तक पहुंचेगी। तो एक तो पथ हो गया इस सूचना का जाने वाला, जो आपके संवेदी तंत्रिका कोशिकाओं से होते हुए कहां तक पहुंचा है? मेरुरज्जु तक। फिर मेरुरज्जु ने क्या की? कुछ न कुछ यहां पर प्रतिक्रिया की, रेस्पॉन्ड दिया। ये रेस्पॉन्ड वापिस विभिन्न तंत्रिका कोशिकाओं से होते हुए उस ग्राही अंग तक पहुंचेगा। तो एक पथ तो हो गया आपके आगम संकेतों का, जहां से संकेत मेरुरज्जु तक पहुंचे हैं, और एक पथ हो गया आपके निर्गम संकेतों का। तो ये जो पूरा पथ या जो मार्ग है, ये कहलाता है प्रतिवर्ती चाप। क्या कहलाता है? प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। आगे जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप एक दक्ष प्रणाली अथवा जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप की उपयोगिता, इसकी उपयोगिता क्या है? इसका इंपोर्टेंस क्या है? इसका महत्व क्या है प्रतिवर्ती चाप का? देखो, अधिकतर जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप इसलिए विकसित हुआ है
क्योंकि इनके मस्तिष्क के सोचने का प्रक्रम बहुत तेज नहीं है। ज्यादातर जंतुओं के अंदर जो प्रतिवर्ती चाप है ये इसलिए विकसित हुआ है क्योंकि उन जंतुओं में सोचने समझने की जो कैपेसिटी है वो बहुत ही कम है या बहुत ही धीरे है। ठीक, वास्तव में ज्यादातर जंतुओं में सोचने के लिए आवश्यक जटिल न्यूरॉन का जाल या तो अल्प यानी कम है या फिर अनुपस्थित है। वास्तव में ज्यादातर जंतुओं के अंदर सोचने के लिए जो जटिल न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिकाओं को जो जाल है वो या तो कम है या फिर उनमें तंत्रिका कोशिकाएं बिल्कुल न के बराबर है। अतः इससे ये स्पष्ट होता है कि जो वास्तविक विचार के प्रक्रम है या जो वास्तविक विचार की प्रक्रिया है उसकी अनुपस्थिति में प्रतिवर्ती चाप का दक्ष कार्य प्रणाली के रूप में विकास हुआ है। यानी कि हमारे जो सोचने समझने की जो कैपेसिटी है वो जिन जीवों के अंदर कम है या जिन जंतुओं में कम है उनके अंदर प्रतिवर्ती चाप है वो एक दक्ष कार्य प्रणाली के रूप में क्या हुआ है, विकसित हुआ है। यानी उनके अंदर उन जंतुओं में विचारों का आदान प्रदान करने का जो काम है, सूचनाओं के जो संप्रेषण का काम है वो प्रतिवर्ती चाप के माध्यम से संपन्न होता है। यद्यपि जटिल न्यूरॉन जाल के अस्तित्व में आने के बाद भी प्रतिवर्ती चाप तुरंत अनुक्रिया के लिए एक अधिक दक्ष प्रणाली के रूप में कार्य करता है। हालांकि कुछ जीवों के अंदर न्यूरॉन का बहुत ही जटिल अथवा विस्तृत जाल पाया जाता है, लेकिन फिर भी उन जंतुओं के अंदर तुरंत ही रेस्पॉन्ड के लिए, किसी भी उद्दीपन के तुरंत अनुक्रिया, तुरंत उसके रेस्पॉन्ड के लिए प्रतिवर्ती चाप एक बहुत ही दक्ष प्रणाली के रूप में, एक बहुत ही इफेक्टिव वे में क्या करता है, कार्य करता है। अर्थात जंतुओं में सोचने की शक्ति बहुत कम अथवा क्षीण होती है, जिससे वे तुरंत अनुक्रिया करके अपना बचाव नहीं कर सकते। अतः इस कमी को पूरा करने के लिए अधिकतर जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप एक दक्ष प्रणाली के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। ज्यादातर जंतुओं के अंदर सोचने समझने की शक्ति कम होती है, जिसकी वजह से किसी भी प्रकार के उद्दीपन के प्रति वो तुरंत ही अनुक्रिया रेस्पॉन्ड नहीं कर पाते और अपना बचाव नहीं कर सकते हैं। तो उस कमी को पूरा करने के लिए ज्यादातर जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप एक दक्ष प्रणाली के रूप में क्या करता है, कार्य करता है, ताकि किसी भी उद्दीपन के प्रति जो अनुक्रिया है वो तुरंत उचित समय पर हो सके और वो जंतु किसी भी प्रकार के उद्दीपन के प्रति अपना बचाव कर सके, अपनी सुरक्षा कर सके और अपना अस्तित्व बनाए रख सके। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मानव तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, यानी हमारे मानव का जो तंत्रिका तंत्र है वहां पर सूचनाओं को प्राप्त करना और उन सूचनाओं के अनुसार अनुक्रिया करना, रेस्पॉन्ड करना, वो किसका काम है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु का काम है। यानी कुल मिला के मानव तंत्रिका तंत्र मुख्य रूप से मस्तिष्क और मेरुरज्जु से मिलकर बना होता है। देखें, यह आपके मानव तंत्रिका तंत्र का एक नामांकित डायग्राम दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमारा जो तंत्रिका तंत्र है उसको हमने दो भागों में बांटा है। एक है आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा है आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब जो आपका केंद्रीय सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसको हमने फिर से दो भागों में बांटा है। एक है आपका मस्तिष्क और दूसरा है आपका मेरुरज्जु। अब मस्तिष्क के तीन भाग हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ठीक, मस्तिष्क के कितने भाग हैं, तीन भाग हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अब तंत्रिका तंत्र का दूसरा भाग है परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसके फिर से दो भाग है, एक स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और दूसरा आपका ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र। अब स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के फिर से दो भाग है, एक आपका अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और दूसरा आपका प्रानुकंपी तंत्रिका तंत्र। और ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र के भी फिर से दो भाग है, एक संवेदी तंत्रिका तंत्र और एक प्रेरक तंत्रिका तंत्र। ये डायग्राम आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि मानव तंत्रिका तंत्र के दो भाग हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का फिर से दो भाग है, एक मस्तिष्क और एक मेरुरज्जु। फिर परिधीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग है,
स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के फिर से दो भाग है, अनुकंपी और परानुकंपी। और ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र के दो भाग है, संवेदी और प्रेरक तंत्रिका तंत्र। चलिए अब हम बारी बारी से इस पूरे डायग्राम के प्रत्येक भाग को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले है हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और उसके अंदर है आपका मानव मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन। आपके सामने मानव मस्तिष्क का एक नामांकित चित्र दिया हुआ है जिसके अलग अलग भाग हैं। देखो, ये आपका प्रमस्तिष्क है, सबसे ऊपर आपकी कपाल या खोपड़ी है, फिर ये मध्य मस्तिष्क है और यहां पर हाइपोथैलेमस है, फिर आपकी पीयूष ग्रंथि है और यहां पर ये आपका पच मस्तिष्क है जिसके तीन भाग है, पोन्स, मेडुला ऑब्लिगेटा और अनुमस्तिष्क। ये तीनों भाग मिलकर क्या बनाते हैं, पच मस्तिष्क बनाते हैं। यहां पर क्या है आपका फिर मेरुरज्जु। देखो तीन भाग कौन कौन से हो गए, एक हो गया आपका प्रमस्तिष्क जिसे हम अग्र मस्तिष्क भी कह सकते हैं, एक आपका मध्य मस्तिष्क और एक आपका पच मस्तिष्क। ये मस्तिष्क के तीन भाग हैं। फिर आपका हाइपोथैलेमस, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, और फिर आपकी पीयूष ग्रंथि। ये है आपका हाइपोथैलेमस और ये है आपकी पीयूष ग्रंथि। फिर पच मस्तिष्क के तीन भाग हैं, एक आपका पोन्स वाला भाग, एक आपका मेडुला ऑब्लिगेटा वाला भाग और एक आपका अनुमस्तिष्क वाला भाग। और अंत में कौन सा भाग है, ये आपका है मेरुरज्जु। तो मस्तिष्क मानव शरीर का केंद्रीय सूचना और प्रसारण अंग है। मानव शरीर का सबसे सेंटर या सबसे कह ले सबसे महत्वपूर्ण सूचनाओं का आदान प्रदान और उसको प्रसारण करने वाला जो अंग है वो है मस्तिष्क। और यह आदेश और नियंत्रण तरह की कार्य भी करता है, यानी ये आदेश देना और नियंत्रण करने जैसा भी कार्य करता है। इसका काम क्या है, एक तो सूचनाओं का आदान प्रदान करना, ठीक है, और आदेश देना, प्रतिक्रिया के रूप में आदेश देना और सभी अंगों को कंट्रोल करना। ये किसका काम है, मस्तिष्क का। इसका वजन लगभग 1.5 केजी है, जो शरीर का सबसे जटिल अंग है और खोपड़ी के द्वारा क्या होता है, सुरक्षित होता है। यानी मानव मस्तिष्क का एक सामान्य वजन है वो कितना होता है, 1.5 केजी, और ये हमारे शरीर का सबसे जटिल अंग है और खोपड़ी के द्वारा सिक्योर रहता है, सुरक्षित रहता है। मस्तिष्क के आवरण के बीच में एक खांच की तरह द्रव्य पाया जाता है जिसे मस्तिष्क मेरु द्रव्य कहा जाता है। मस्तिष्क का जो आवरण है इसके बीच में खांच की तरह अलग अलग जो खांच होती है उन खांचों के अंदर एक द्रव्य पदार्थ पाया जाता है जिसे मस्तिष्क मेरु द्रव्य कहा जाता है, जो मस्तिष्क की बाह्य आघातों यानी बाहरी चोटों से क्या करता है, सुरक्षा करता है। कौन, मस्तिष्क मेरु द्रव्य। ये हमारे मस्तिष्क की बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि मानव मस्तिष्क की बाहरी आघातों से सुरक्षा कैसे होती है। तो मस्तिष्क के आवरण के बीच में एक खांच की तरह द्रव्य जिसे मस्तिष्क मेरु द्रव्य कहते हैं वो पाया जाता है और ये मस्तिष्क की बाहरी आघातों अथवा चोटों से सुरक्षा करता है। मानव मस्तिष्क तंत्रिका कोशिकाओं से बना तंत्रिका तंत्र का एक बहुत बड़ा भाग है। मानव मस्तिष्क तंत्रिका कोशिकाओं से बने तंत्रिका तंत्र का एक बहुत बड़ा भाग है जो मेरुरज्जु के साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का क्या करता है, निर्माण करता है। यानी हमारा मस्तिष्क और मेरुरज्जु ये दोनों मिलकर आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। आगे, मस्तिष्क सभी क्रियाओं के समन्वय का केंद्र है, यानी सभी क्रियाओं को कोऑर्डिनेट करना, उनमें सामंजस्य बैठाना, ये सब किसका काम है, ये सब आपके मस्तिष्क का ही काम है। इसके तीन मुख्य भाग है, मस्तिष्क के तीन भाग हैं। पहला भाग है आपका वो है अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क और तीसरा आपका पच मस्तिष्क। ये तीन आपके मानव मस्तिष्क के मुख्य भाग है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पच मस्तिष्क। सबसे पहले बात करते हैं अग्र मस्तिष्क की। देखो, यह मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल और विशिष्ट भाग है जिसे प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है। यह मानव मस्तिष्क का सबसे जटिल और सबसे विशिष्ट भाग है जिसे प्रमस्तिष्क, देखो ये ऊपर दिख रहा है प्रमस्तिष्क, जिसे फोरहेड भी कहा जाता है। बात करूं इसके कार्य की
देखो कार्य क्या है, सबसे पहले मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि मानव के अंदर सोचने समझने का कार्य मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो अग्र मस्तिष्क अथवा प्रमस्तिष्क के द्वारा सोचने समझने का कार्य किया जाता है। फिर समस्त प्रकार की ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम किसका है, प्रमस्तिष्क का है। फिर सूचनाओं को याद रखने का काम यह भी किसका है, प्रमस्तिष्क का। फिर शरीर के विभिन्न हिस्सों से सूचनाओं को एकत्रित करने का काम यह भी किसका काम है, प्रमस्तिष्क का। और उनका क्या करना, शरीर से प्राप्त विभिन्न सूचनाओं का समायोजन करना, कोऑर्डिनेशन करना, कि कौन सी सूचना का क्या रेस्पॉन्ड देना है, किस सूचना की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, इन सभी को कोऑर्डिनेट करने का काम भी किसका है, आपके अग्र मस्तिष्क का है। अगला काम, भूख से संबंधित केंद्र, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार पूछा गया है कि जब हमें भूख लगती है, जो मानव को भूख लगती है, तो भूख से संबंधित समस्त प्रकार की क्रियाओं को कंट्रोल कौन करता है, हमारा प्रमस्तिष्क कंट्रोल करता है। ठीक है, नोट, यह प्रमस्तिष्क का वह भाग है, यहां पर मैंने शॉर्ट में भी लिखा है कि यह मस्तिष्क का वह भाग है जहां से ज्ञान, चेतना, सोचने समझने का कार्य, स्मरण शक्ति, प्रेरणा, प्रेम, नफरत, भय, हर्ष, भय के बाद आपका हर्ष, कष्ट, भूख, प्यास, निद्रा, ताप, थकान, दर्द, रोने, मनोभावों की अभिव्यक्ति आदि का ज्ञान, आदि का ज्ञान कहां से होता है, अग्र मस्तिष्क से ही होता है। ये लाइन आप विशेष रूप से याद कर ले, जो मैंने नोट डाल के लिखी है कि मानव शरीर के अंदर ज्ञान, चेतना, सोचने समझने का काम, स्मरण शक्ति, प्रेरणा, प्रेम, नफरत, भय, हर्ष, कष्ट, भूख, प्यास, निद्रा, ताप, थकान, दर्द, रोना, मनोभावों की अभिव्यक्ति, ये सारे के सारे कार्य कंट्रोल किए जाते हैं अग्र मस्तिष्क के द्वारा। दूसरा भाग है वो है आपका मध्य मस्तिष्क। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करना। जिन क्रियाओं पर हमारा कंट्रोल नहीं है, जो स्वतः होने वाली क्रिया है, उन क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम मध्य मस्तिष्क का है। इसका काम है मध्य मस्तिष्क का। जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन, जैसे हम कम प्रकाश में होते हैं तो पुतली के आकार बड़ा हो जाता है, और जब ज्यादा प्रकाश वाले क्षेत्र में जाते हैं तो पुतली का आकार छोटा आ जाता है। ये किसका काम है, ये कंट्रोल करने का काम मध्य मस्तिष्क का है। फिर सिर और गर्दन आदि की प्रतिवर्ती क्रियाएं, सिर और गर्दन की जो प्रतिवर्ती क्रिया है उनको कंट्रोल करने का काम भी मध्य मस्तिष्क का है। फिर बात करते हैं पश्च मस्तिष्क की। तो पश्च मस्तिष्क के फिर से 3 भाग हैं, कौन कौन से, पोन्स, मेडुला ऑब्लोगेटा और अनुमस्तिष्क। ये 3 भाग है आपके किसके, पश्च मस्तिष्क के। तो पहला भाग है वो है अनुमस्तिष्क। तो हमारे शरीर की स्थिति और संतुलन बनाना और ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि, पहले ये काम है आपके अनुमस्तिष्क का। फिर है मेडुला ऑब्लोगेटा, तो अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करना, जैसे रक्तचाप, उल्टी करना, हृदय की धड़कन, पाचक रसों का स्त्राव, खांचना, सीखना, ये सारी क्रियाएं कंट्रोल होती है मेडुला ऑब्लोगेटा के द्वारा। और तीसरा है आपका वो है पोन्स। तो अनैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वसन को कंट्रोल करने का काम किसका है, पोन्स का। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि श्वसन क्रिया को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो पश्च मस्तिष्क का एक भाग है पोन्स। ये हमारी श्वसन क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, तो ये मस्तिष्क की पूरी जानकारी होगी। अग्र मस्तिष्क का क्या काम है, मध्य मस्तिष्क का क्या योगदान है, और पश्च मस्तिष्क का क्या काम है। हमने तीनों भागों को बहुत अच्छे से जान लिया है। आगे बात करते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का दूसरा भाग है, वो है आपका मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। क्या है, आपकी मेरुरज्जु। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, ये आपकी मेरुरज्जु है, चित्र के माध्यम से आपको दिखाया हुआ है। ये आपके क्या है, मेरुरज्जु है, स्पाइनल कॉर्ड है, और ऊपर क्या है आपका मस्तिष्क है। तो देखें मेरुरज्जु के बारे में जानते हैं।
तो मेरुरज्जु तंत्रिका रेशों का बना एक बेलनाकार बंडल है। तंत्रिका कोशिकाओं अथवा तंत्रिका रेशों का बना हुआ एक बेलनाकार बंडल है, जिसके उत्तक मेरुदंड से होकर मस्तिष्क से लेकर आपके कोक्कीकस तक गुजरते हैं। कहां से? आपके मस्तिष्क से लेकर, यहां पर मस्तिष्क से लेकर लास्ट में जो ये भाग है कोक्कीकस, वहां तक क्या होते हैं? ये आपके उत्तक गुजरते हैं। ठीक है, यह शरीर के सभी भागों को तंत्रिकाओं से जोड़ता है। कौन? मेरुरज्जु। यह शरीर के सभी अंगों को तंत्रिका कोशिकाओं से जोड़ता है और मस्तिष्क के साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। कौन? आपका मेरुरज्जु मस्तिष्क के साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। अब बात करूं मेरुरज्जु के कार्य की, तो यह शरीर के सभी भागों से सूचनाओं को प्राप्त करते हैं और उसका क्या करते हैं? समाकलन करते हैं। दूसरा कार्य है, ये पेशियों तक संदेश को पहुंचाने का काम करते हैं। तीसरा, मस्तिष्क में सोचने की अनुमति और सोचने पर आधारित क्रिया करने की अनुमति प्रदान करता है। मस्तिष्क में सोचने की अनुमति देता है और सोचने के बाद उस पर कौन सी क्रिया करनी है, वो क्रिया करने की अनुमति भी कौन देता है? मस्तिष्क देता है। लेकिन जितनी भी प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं जिन पर हमारे दिमाग का कंट्रोल नहीं होता है, वो सारी की सारी मेरुरज्जु के द्वारा ही कंट्रोल की जाती है। ठीक, सभी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, सभी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा कंट्रोल होती है? मस्तिष्क के द्वारा। लेकिन प्रतिवर्ती क्रिया किसके द्वारा कंट्रोल होती है? तो वो मेरुरज्जु के द्वारा कंट्रोल होती है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे, मस्तिष्क और मेरुरज्जु की सुरक्षा कैसे होती है? सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा मस्तिष्क सुरक्षित कैसे रहता है। तो मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है। जो मस्तिष्क है वो हड्डियों के एक बॉक्स में स्थित होता है। बॉक्स के अंदर तरल पुतित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है, जो प्रघात अवशोषक का कार्य करता है। यानी कि इस बॉक्स के अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है, जो तरल पदार्थ हमारे मस्तिष्क की बाहरी आघातों से क्या करता है? सुरक्षा करता है। फिर मैं बात करूं मेरुरज्जु की, तो मेरुरज्जु की सुरक्षा कशेरुक दंड यानी कि रीढ़ की हड्डी करती है। मेरुरज्जु की सुरक्षा कौन करता है? हमारा कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी। देखो जो आपको चित्र में दिख रहा है, ये बीच में आपकी मेरुरज्जु है, इसके चारों ओर की जो संरचना है ये कहलाती है कशेरुक दंड अथवा रीढ़ की हड्डी, जो हमारे मेरुरज्जु की क्या करती है? सुरक्षा करती है। आगे, तंत्रिका उत्तक और पेशी उत्तक के बीच में समन्वय। देखो, सबसे पहले हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, उन ज्ञानेंद्रियों से हमें क्या प्राप्त होगा? उद्दीपन। ठीक है, ये उद्दीपन सबसे पहले कहां पर जाएंगे? ज्ञानेंद्रियों के पास में। हमने बताया था आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। कौन कौन है आपकी ज्ञानेंद्रियां? कौन कौन सी है? 5 है। आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 हमारे ग्राही अंग थे। सबसे पहले उद्दीपन इन ज्ञानेंद्रियों तक पहुंचेंगे। ज्ञानेंद्रियों से ये संवेदी तंत्रिकाओं से होते हुए, यानी हमारे शरीर में जो तंत्रिका कोशिकाओं का जाल है उनसे होते हुए हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी मस्तिष्क अथवा मेरुरज्जु तक पहुंचेंगे। कहां पर पहुंचेंगे? आपके मस्तिष्क अथवा मेरुरज्जु तक। ये आपके संवेदी जो तंत्रिका संवेदी जो सूचनाएं थी वो मस्तिष्क अथवा मेरुरज्जु तक क्या होगी? पहुंचेगी। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या करेगा? इन सूचनाओं को प्राप्त करेगा, उन्हें संसाधित करेगा और उसके अनुसार क्या करेगा? निर्णय लेगा। निर्णय लेने के बाद ये क्या करेगा? एक रेस्पोंड यानी कि अनुक्रिया उत्पन्न करेगा। प्रतिक्रिया क्या करनी है उसके लिए एक संकेत अथवा उद्दीपन यानी आदेश उत्पन्न करेगा। यह अनुक्रिया प्रेरक तंत्रिकाओं से होते हुए कहां तक पहुंचेगी? आपके पेशीय उत्तक तक। ये जो अनुक्रिया है ये प्रेरक तंत्रिका कोशिकाओं से होते हुए हमारे पेशीय उत्तक तक पहुंचेगी। पेशीय उत्तक क्या करेंगे? इस अनुक्रिया के अनुसार प्रोटीन को पुनः व्यवस्थित करेंगे
और उसके अनुसार पेशियों को संकुचित अथवा क्या करेंगे, शिथिलित, संकुचित अथवा फैलाएंगे। यानी या तो पेशियों को संकुचित करेंगे और या क्या करेंगे, या पेशियों को क्या करेंगे, फैलाएंगे। और इस तरह क्या होगी, आपकी अनुक्रिया संपादित होगी उस अंग के द्वारा जहां से हमें उद्दीपन प्राप्त हुए थे। तो इस तरह तंत्रिका ऊतक और पेशीय ऊतक के बीच में क्या होता है, आपके सूचनाओं का आदान प्रदान होता है और उसके अनुसार ही क्या होती है, क्रिया या शरीर के समस्त कार्य संपादित होते हैं। आगे मैं बात करूं विद्युत संकेत या तंत्रिका तंत्र की सीमाएं क्या है, कमियां क्या है। देखो, विद्युत संवेग केवल उन कोशिकाओं तक पहुंच सकता है जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हुई है। पहली कमियां क्या है कि जो विद्युत आवेग या जो विद्युत संकेत है वो केवल और केवल उन कोशिकाओं तक ही पहुंच सकते हैं जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हुई है। एक बार विद्युत आवेग उत्पन्न करने के बाद कोशिका नया आवेग उत्पन्न करने से पहले अपने कार्यविधि सुचारू करने के लिए कुछ न कुछ समय लेती है, अतः कोशिका लगातार आवेग उत्पन्न नहीं कर सकती है। ठीक है, ये दूसरा कमी। तीसरी कमी, पौधों में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। ठीक, अब अगला एक शब्द लिखा हुआ है रासायनिक संचरण। तो हमने 3 कमियां पढ़ ली कि जो विद्युत संवेग है वो केवल उन कोशिकाओं तक पहुंच सकते हैं जो तंत्रिका तंत्र से डायरेक्ट जुड़ी हुई है। दूसरी क्या कमी थी कि एक बार विद्युत आवेग यदि उत्पन्न हो गया तो वो आवेग उत्पन्न करने के बाद कोशिका नया आवेग उत्पन्न करने के लिए कुछ समय लेती है। यानी जो कोशिका है वो लगातार आवेग उत्पन्न नहीं कर सकती, एक आवेग से दूसरे आवेग के बीच में कुछ ना कुछ समय मौजूद जरूर रहता है। और तीसरी कमी थी कि पौधों में कोई तंत्रिका तंत्र मौजूद नहीं होता है। अब बात करो रासायनिक संचरण की, तो विद्युत संचरण की सीमाओं को दूर करने के लिए रासायनिक संचरण का उपयोग शुरू हुआ। विद्युत संचरण यानी विद्युत संवेग के रूप में सूचनाओं को जो प्रेषित अथवा संचारण किया जाता था उसमें कुछ कमियां थी, तो उन कमियों को दूर करने के लिए विद्युत संचरण की जगह रासायनिक संचरण का उपयोग या कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। ठीक, आगे पादपों में समन्वय, कि पादपों के अंदर कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। पादपों के अंदर अलग अलग तरह की जो गतिविधियां होती है उनके बीच कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय कैसे होता है। हमने मानव के अंदर तो पढ़ लिया, मानव के अंदर तंत्रिका तंत्र होता है। अब पादपों में कैसे होता है, सबसे पहले बात करते हैं पादपों में समन्वय की। तो शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण और समन्वय के लिए जंतुओं में तो तंत्रिका तंत्र होता है, लेकिन पादपों के अंदर न तो तंत्रिका तंत्र होता है और न ही कोई पेशियां होती है। हमने क्या पढ़ा कि जो जीव जंतु है उनमें सभी प्रकार की क्रियाओं को कंट्रोल करने और उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए अलग से एक तंत्रिका तंत्र पूरा बना होता है, लेकिन पादपों के अंदर न तो आपका नर्वस सिस्टम होता है और न ही आपकी पेशियां होती है। अतः वे उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कैसे करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि पौधे वो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया यानी रेस्पॉन्ड कैसे करते हैं। जैसे उदाहरण की मैं बात करूं, जब हम छुई मुई के पादप की पत्तियों को टच करते हैं तो वह मुड़ना प्रारंभ कर देती है और नीचे की तरफ झुक जाती है। ऐसा क्यों होता है ये हम आगे अभी जानेंगे। इसी तरह जैसे मैंने मृदा के अंदर ये छोटा सा बीज गाड़ दिया तो धीरे धीरे ये अंकुरित होगा और एक पादप का रूप धारण करेगा। तो ये कैसे हुआ इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जब एक उदाहरण देखो और दिया हुआ है कि जब एक बीज अंकुरित होता है तो जड़ें वो नीचे की तरफ गति करती है और तना ऊपर की तरफ गति करता है। ऐसा क्यों होता है इसको हम यहां पर जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो पादपों में समन्वय कैसे होता है। तो छुई मुई की पत्तियां स्पर्श की अनुक्रिया से बहुत तेजी से गति करती है। छुई मुई की जो पत्तियां है वो स्पर्श की अनुक्रिया, जैसे हम उसको टच करते हैं तो वो टच के प्रति क्या करती है, अनुक्रिया करती है, रेस्पॉन्ड करती है और बहुत तेज गति से क्या करती है, गति करती है। इस गति से वृद्धि का कोई संबंध यानी लेना देना नहीं है। ठीक है, यानी जो छुई मुई की पत्तियां है वो स्पर्श के प्रति रेस्पॉन्ड करती है, उसका वृद्धि अथवा गति से कोई लेन देना नहीं है। दूसरी ओर नवोद्भिद यानी जो बीज अंकुरित होता है उसकी दिशिक गति वृद्धि के कारण होती है। उसकी जोड़ों का नीचे की तरफ गति करना और तने का ऊपर की तरफ गति करना, ये किसकी वजह से होता है, वृद्धि के कारण।
यदि इसकी वृद्धि को किसी प्रकार से हम रोक दें तो ये किसी भी प्रकार की गति प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है, जो नया उगने वाला बीज है उसकी जो दिशिक गति है, यानी किसी एक विशेष दिशा में उसकी जो गति है, जिसमें जड़ों की गति नीचे की ओर और तने की गति ऊपर की ओर, वो किसकी वजह से होती है? तो वो इस बीज की वृद्धि की वजह से होती है। यदि मैं उस बीज की वृद्धि को किसी तरीके से रोक दूं तो फिर हमें वो गति प्रदर्शित नहीं होगी। ठीक है, अतः पादपों में दो प्रकार की गति हमें देखने को मिलती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की गति देखने को मिलती है, एक वृद्धि पर आश्रित और दूसरी वृद्धि से मुक्त। जैसे हमने देखा बीज का अंकुरण होके नया पादप का बनना, वो किस पर आधारित है? वो वृद्धि पर आधारित है। और जो छुई मुई की पत्तियां थी उनका क्या जाना? मुरझाना, वो कौन सी थी? वो वृद्धि से मुक्त गतिविधि थी। तो इन पादपों के अंदर केवल और केवल दो प्रकार की गतियां होती है और उसी के आधार पर पादपों में अलग अलग प्रकार की गतियों में या अलग अलग प्रकार की क्रियाओं में समन्वय होता है, एक वृद्धि पर और एक वृद्धि से मुक्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया पादपों में कैसे होती है? तो आइए पहले हम प्रकार की गति पर विचार करें। जैसे चुई मुई के पौधे की गति, अब यहां पर वृद्धि तो नहीं हो रही, ये कौन सी गति है? ये वृद्धि से मुक्त गति है, वृद्धि से मुक्त क्रिया है, यहां पर कोई वृद्धि नहीं हो रही है, तो यह वृद्धि से संबंधित नहीं है। पादप को स्पर्श की अनुक्रिया के फलस्वरूप अपनी पत्तियों में गति करनी चाहिए, लेकिन यहां कोई तंत्रिका उत्तक नहीं है और न ही कोई पेशीय उत्तक है। तो फिर यह पादप स्पर्श का अनुभव अथवा संसूचन कैसे करता है और किस प्रकार अनुक्रिया में रेस्पॉन्ड में पत्तियां गति करती है, इसको हम थोड़ा समझते हैं। तो देखो, यदि हम विचार करें कि पौधे को किस बिंदु पर छुआ जाता है और पौधे किस भाग में गति करते हैं, आप देखोगे कि आप पत्ती को किस भाग पर टच कर रहे हो और गति किस भाग में हो रही है, तो यह आभासी है। कैसा है? आभासी, कि स्पर्श वाला बिंदु जहां पर हमने टच किया था और गति वाला बिंदु, ये दोनों अलग अलग है। अतः स्पर्श होने की सूचना क्या होनी चाहिए? संचारित होनी चाहिए। इसके लिए पौधे क्या करते हैं? विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग करके सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक क्या करते हैं? पहुंचाते हैं। यानी इस उद्दीपन के लिए पौधे क्या करते हैं? विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग करके सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे हमने टच तो यहां पर किया है, लेकिन जो गति हुई है वो समझ लीजिए यहां पर हुई है या अलग कोशिका में हुई है या अलग पत्ती में हुई है। तो टच करने वाला पॉइंट तो अलग था और मुरझाने वाला पॉइंट भी अलग है। तो इस कोशिका से इस कोशिका तक जो सूचनाओं का संप्रेषण हुआ है वो विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग करके हुआ है। कोशिका अपने अंदर उपस्थित पानी की मात्रा को परिवर्तित करके क्या करती है? गति उत्पन्न करती है। यह कोशिका क्या करेगी? इसके भीतर जो पानी मौजूद है उस पानी की मात्रा को क्या करेगी? वो परिवर्तित करेगी और क्या करेगी? एक गति उत्पन्न करेगी, जिससे कोशिका या तो फूल जाएगी या क्या होगी? चिकुड़ जाएगी, और जिसकी वजह से कोशिका का आकार क्या हो जाता है? जिसकी वजह से कोशिका का आकार बदल जाता है। ठीक, आगे वृद्धि के कारण गति हमने देख लिया। बिना वृद्धि के कारण गति कैसे होती है? तो वो होती है आपके एक कोशिका से दूसरी कोशिकाओं के बीच में सूचनाओं के संप्रेषण की वजह से। और कोशिका क्या करती है? अपने अंदर मौजूद पानी की मात्रा को परिवर्तित करके क्या करती है? गति उत्पन्न करती है, जिससे कोशिका या तो फूल जाती है या सिकुड़ जाती है, और जिसकी वजह से कोशिका का आकार भी बदल जाता है। दूसरी गति है वो है वृद्धि के कारण गति। अब ये दिशिक अथवा अनुवर्तन गतियां उद्दीपन के कारण होती है, यानी पौधों की किसी एक विशेष दिशा में जो गति है वो उद्दीपन के कारण होती है। यहां पर आपको एक शब्द पढ़ना है, वो है प्रतान। तो प्रतान का वह भाग जो वस्तु से दूर होता है, वस्तु के पास वाले भाग की तुलना में तेजी से क्या करता है? गति करता है, जिससे प्रतान वस्तु के चारों तरफ लिपट जाती है। जैसे यहां पर देखो, ये आपको संरचना दिख रही है, आपने देखा होगा डाली के चारों तरफ हरे रंग की इस तरह की संरचना उस डाली के चारों तरफ मुड़ जाती है, उसे कहते हैं प्रतान। तो प्रतान का जो भाग इस सहारे से दूर होता है वो क्या करता है? तेजी से गति करता है।
वो क्या करता है, तेजी से गति करता है, और जो पास में होता है वो धीमे गति करता है। और ये जो प्रतान है वो वस्तु के चारों ओर क्या हो जाता है, चारों तरफ लिपट जाती है। देखो अब प्रकाशानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन का मतलब क्या है, प्रकाश के अनुरूप अनुवर्तन, मतलब प्रकाश की तरफ गति। प्रकाश की तरफ गति यानी पेड़ पौधों को जिस दिशा से ज्यादा प्रकाश प्राप्त होता है वो उसी दिशा के अंदर गति करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। दूसरा है गुरुत्वानुवर्तन। तो पृथ्वी की तरफ या दूर गति, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण या तो पृथ्वी की तरफ गति करना या पृथ्वी से दूर गति करना। फिर तीसरा है वो है रसायनानुवर्तन। तो पराग नली की अंडाशय की तरफ गति, किसी विशेष रसायन के कारण एक विशेष भाग की तरफ गति करना। फिर जलानुवर्तन यानी पानी की तरफ जड़ों की गति। तो यानी वृद्धि के कारण जो गति है वो कितने प्रकार की है, 4 प्रकार की। कितने प्रकार की, 4 प्रकार की। एक प्रकाशानुवर्तन यानी प्रकाश की तरफ गति या प्रकाश की वजह से गति। फिर एक गुरुत्वानुवर्तन यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की तरफ गति या पृथ्वी से दूर की तरफ गति। फिर रसायनानुवर्तन गति, किसी विशेष रसायन की वजह से गति करना। और चौथा जलानुवर्तन गति यानी पानी की तरफ जड़ों की गति। तो ये 4 प्रकार की गति है वृद्धि के कारण। अब बात आती है प्रतान की। तो देखो मटर के पौधे की तरह कुछ पादप दूसरे पादप या बाढ़ पर प्रतान की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं, है ना। मटर के पौधे की तरह कुछ पादप दूसरे पादप के ऊपर अथवा किसी बाढ़ अथवा सहारे पर प्रतान की मदद से क्या करते हैं, ऊपर चढ़ते हैं। ये प्रतान स्पर्श के प्रति कैसे होते हैं, संवेदनशील होती है। जब ये किसी आधार यानी सहारे के संपर्क में आते हैं तो प्रतान का वह भाग जो वस्तु के संपर्क में है वो उतनी तीव्रता से वृद्धि नहीं करता जितना प्रतान का वह भाग जो वस्तु से दूर होता है वह करता है। इस कारण प्रतान वस्तु को चारों ओर से क्या करता है, जकड़ लेता है, जैसा कि आपको इधर चित्र में दिख रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, तो प्रतान है वो स्पर्श के प्रति संवेदनशील होते हैं। जैसे ही प्रतान किसी आधार अथवा सहारे के संपर्क में आता है तो प्रतान का वो भाग जो आधार अथवा सहारे से दूर है वो बहुत ही तेजी से गति करता है और वस्तु के चारों ओर लपेट जाता है अथवा वस्तु को चारों ओर से जकड़ लेता है। आमतौर पर जो पादप है वो धीरे से एक निश्चित दिशा में गति करके उद्दीपन के प्रति क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। जनरली जो पादप होते हैं वो धीरे धीरे एक निश्चित दिशा में गति करते हैं और वो उद्दीपन के प्रति क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। क्योंकि ये वृद्धि कैसी होती है, दिशिक होती है, एक निश्चित दिशा में होती है। इससे ऐसा लगता है कि पादप क्या कर रहा है, गति कर रहा है। आइए इस प्रकार की गति को एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। जैसे ये आपके सामने चित्र दिया हुआ है ना। ये देखो प्रतान है और ये समझ लीजिए कोई बेल है और ये प्रतान देखो इस सहारे के ऊपर लपेटी हुई है। देखो वृद्धि के कारण गति। अब सबसे पहला प्रकार है प्रकाशानुवर्तन गति, यानी कि प्रकाश की तरफ गति। किसकी तरफ गति, प्रकाश की तरफ गति। तो पर्यावरणीय प्रेरण जैसे प्रकाश या गुरुत्व पादप की वृद्धि वाले भाग में दिशा परिवर्तित कर देते हैं। आपका प्रकाश और गुरुत्वाकर्षण बल ये पादप की जो वृद्धि वाला भाग है उसकी दिशा को क्या करते हैं, अपने अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं। ये दिशिक अथवा अनुवर्तन गतियां उद्दीपन की ओर इसका अथवा इसके विपरीत दिशा में हो सकती है। यानी पादपों की जो गति है वो प्रकाश की दिशा में भी हो सकती है और उसकी विपरीत दिशा में हो सकती है। इसी तरह पादप की गति गुरुत्वीय बल की दिशा में भी हो सकती है अथवा उसकी विपरीत दिशा में भी हो सकती है। अतः ये दो भिन्न प्रकार की प्रकाशानुवर्तन गतियों में जो प्रवाह होता है वो प्रकाश की ओर मुड़कर अनुक्रिया और जो जड़ है वो इससे दूर मुड़कर क्या करती है, अनुक्रिया करती है। यानी इन दोनों प्रकार की गतियों में जो प्रवाह यानी तने वाला भाग होगा वो तो प्रकाश की ओर मुड़ के गति बताएगा और जो जड़ है वो आपके इनसे दूर मुड़कर प्रकाश अथवा गुरुत्व से दूर मुड़कर क्या करेंगे, अनुक्रिया अथवा रेस्पॉन्ड दिखाएंगे। फिर बात आती है गुरुत्वानुवर्तन। तो पृथ्वी की तरफ या पृथ्वी से दूर गति।
तो पादप अन्य उद्दीपनों के लिए भी अनुक्रिया करके क्या करते हैं, अनुवर्तन दिखाते हैं। एक पादप की जड़ सदैव नीचे की ओर वृद्धि करती है, जबकि जो प्रहो यानी तने वाला भाग होता है वो सदैव ऊपर की ओर अथवा पृथ्वी से दूर वाले भाग की ओर क्या करता है, वृद्धि करता है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में गति वो कहलाएगी धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, और गुरुत्वाकर्षण बल की विपरीत दिशा में जो गति है वो कहलाएगी आपकी ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती गति। यह प्रहो और जड़ में क्रमश ऊपरीगामी और अधोगामी वृद्धि पृथ्वी या गुरुत्व के खिंचाव की अनुक्रिया निसंदेह क्या है, गुरुत्वानुवर्तन है। यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण प्रहो और जड़ के अंदर जो गति है, जहां पर प्रहो ऊपरीगामी यानी ऊपर की तरफ और जड़ अधोगामी यानी नीचे की तरफ, ये जो अनुक्रिया करती है यही गति कहलाती है आपकी गुरुत्वानुवर्तन गति। अगला है, यदि जल का अर्थ पानी और रसायन का अर्थ रासायनिक पदार्थ हो तो जलानुवर्तन और रसायनानुवर्तन का अर्थ क्या होगा। तो देखो, जलानुवर्तन का और रसायनानुवर्तन का अर्थ क्या होगा। तो रसायनानुवर्तन का अर्थ होगा पराग नली की अंडाशय की तरफ गति, और जलानुवर्तन का मतलब होगा पानी की तरफ जड़ों की गति, है ना। रसायनानुवर्तन का मतलब क्या होगा, पराग नली की अंडाशय की तरफ गति, और जलानुवर्तन का मतलब पानी की तरफ जड़ों की गति। जैसे पहले चित्र में यह है आपका जलानुवर्तन का और दूसरा चित्र है रसायनानुवर्तन का, ठीक है। अब बात करते हैं पादप और जंतु हार्मोन की। पादप और जंतु हार्मोन की, जो कि आपके पादप और जंतुओं में अलग अलग प्रकार की क्रियाओं को कंट्रोल करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पादप हार्मोन की। देखो, पादप हार्मोन वे रसायन हैं जो पौधों की वृद्धि, विकास और अनुक्रिया का समन्वय करते हैं। पादप हार्मोन वे रसायन हैं जो पौधों की वृद्धि, विकास और अनुक्रिया को कंट्रोल करने और उनको कोऑर्डिनेट करने, उनका समन्वय करने का कार्य करते हैं। अब मुख्य पादप हार्मोन कौन कौन से हैं। सबसे पहला है ऑक्सिन, बहुत ही महत्वपूर्ण, परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। कहां पर बनता है, शाखाओं के अग्रभाग पर बनता है। कहां पर बनता है, शाखाओं के अग्रभाग पर। काम क्या है, कोशिका की लंबाई में वृद्धि करना। और क्या काम है, प्रकाशानुवर्तन में सहायक। तीन काम है ऑक्सिन हार्मोन के। शाखाओं के अग्रभाग पर बनता है, कोशिका की लंबाई में वृद्धि करता है, और पादपों की जो शाखाओं की दिशा है उसको प्रकाश के अनुसार करने में सहायक होता है। दूसरा है जिब्रेरेलिन हार्मोन। क्या काम है, तने की वृद्धि में सहायक होता है। किसमें सहायक होता है, तने की वृद्धि में सहायक होता है। तीसरा है आपका, वो है साइटोकाइनिन, बहुत ही महत्वपूर्ण, कोशिका विभाजन की क्रिया बहुत ही तीव्र गति से करता है और फल और बीज के अंदर बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये कई बार पूछा गया, पादपों के अंदर कोशिका विभाजन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, तो साइटोकाइनिन जिम्मेदार है। फिर अगला है एब्सिसिक अम्ल, पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक है, पत्तियों के मुरझाने के लिए यह जिम्मेदार है, और आपका तनाव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करते हैं जंतुओं में हार्मोन। किसमें, जंतुओं के अंदर हार्मोन। तो ये वो हार्मोन है जंतुओं में जो जंतुओं की क्रियाओं, विकास और वृद्धि का क्या करते हैं, समन्वय करने का काम करते हैं। अब देखो अंतःस्रावी ग्रंथि, यानी सजीवों के शरीर की वो ग्रंथियां जो अपने उत्पाद रक्त में स्त्रावित करती है। वे ग्रंथियां जो अपने उत्पाद यानी हार्मोन्स को रक्त के अंदर स्त्रावित करती है वो अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती है। और ये जो स्रावित होने वाले जो उत्पाद हैं वो क्या कहलाते हैं, वो हार्मोन्स कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, हार्मोन्स कहलाते हैं। जैसे मानव का एक अंतःस्रावी प्रणाली का चित्र दिया हुआ है, यानी मानव शरीर की अलग अलग अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी है उसके बारे में चित्र बताया हुआ है। जैसे हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अंडाशय ग्रंथि, अंडाशय ग्रंथि, फिर गर्भनाल, एड्रिनल ग्रंथि,
अग्नाशय ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि। यह मानव शरीर का अंतःस्रावी तंत्र दिया हुआ है, जो मानव शरीर की प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां है जो हार्मोन का स्राव करती है। देखो, ये मानव के अंदर नर और मादा अंतःस्रावी तंत्र का एक नामांकित चित्र दिया हुआ है। बस दोनों में केवल इतना सा फर्क है कि नर के अंदर ये एक वर्षण पाया जाता है जो जननांग है, और मादा के अंदर एक अंडाशय पाया जाता है जो मादा जननांग है। बाकी दोनों के अंदर सेम है, केवल कितना फर्क है, मानव के अंदर एक वर्षण है जो शुक्राणु उत्पन्न करने का काम करता है, और मादा में अंडाशय है जो अंडाणु उत्पन्न करने का काम करता है। देखें प्रमुख हार्मोन्स और उनके कार्य। सबसे पहला है थायरोक्सिन। यह कहां से स्रावित होता है? तो यह स्रावित होता है अवटु ग्रंथि से। स्थान कहां पर है? गर्दन में। काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपापचय, यानी इनका पाचन करने का काम करता है या उसमें अपनी भूमिका निभाता है। ठीक है। दूसरा है आपका वृद्धि हार्मोन, बहुत ही महत्वपूर्ण। कहां से स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है? मास्टर ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि पाई कहां जाती है? मस्तिष्क में। इसका काम क्या है? वृद्धि और विकास का नियंत्रण करना। तीसरा हार्मोन है एड्रिनलिन हार्मोन। ग्रंथि कौन सी है? अधिवक्त्रक ग्रंथि। स्थान कौन सा है? किडनी के ऊपर। काम क्या है? बीपी, ब्लड प्रेशर, हृदय की धड़कन आदि को कंट्रोल करना। किस स्थिति में? आपातकालीन स्थिति में। और इसी वजह से इसे आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। कौन सा हार्मोन? आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। फिर सबसे महत्वपूर्ण है इंसुलिन हार्मोन। कहां से स्रावित होता है? अग्नाशय ग्रंथि से। स्थान कहां है? उदर के नीचे। काम क्या है? शरीर के अंदर शर्करा यानी शुगर को कंट्रोल करने का काम किसका है? इंसुलिन हार्मोन का है। फिर लिंग हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन जो कि नर में पाया जाता है, और एस्ट्रोजन जो कि मादा में पाया जाता है। टेस्टोस्टेरोन कौन सी ग्रंथि के द्वारा? वृषण ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। कहां पर पाए जाते हैं वृषण? पेट के निचले हिस्से में। काम क्या है? यौवनारंभ से संबंधित जितने भी परिवर्तन हैं या जो लैंगिक परिपक्वता है वो इन्हीं की वजह से आती है। एस्ट्रोजन कहां से स्रावित होता है? अंडाशय ग्रंथि से। अंडाशय कहां पाए जाते हैं? पेट के निचले हिस्से में। काम क्या है? महिलाओं के अंदर यौवनारंभ से संबंधित जितने भी परिवर्तन होते हैं उसके लिए जिम्मेदार है आपका एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक। आगे, आयोडीन युक्त नमक क्यों आवश्यक है? अगली हेडिंग है कि हमारे लिए आयोडीन यानी नमक युक्त जो आयोडीन युक्त नमक है वो खाना क्यों जरूरी है। तो देखो, हमारी जो अवटु ग्रंथि है जिसे हम थायराइड ग्रंथि भी कहते हैं, उस थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? आयोडीन की जरूरत पड़ती है। हमारी जो अवटु ग्रंथि है वो थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है, तो उस थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? आयोडीन की जरूरत पड़ती है। थायरोक्सिन कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के उपापचय को क्या करता है? नियंत्रण करता है, जिससे शरीर की संतुलित वृद्धि हो सके। अतः अवटु ग्रंथि सही तरीके से कार्य करे इसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है? आयोडीन की जरूरत पड़ती है। आयोडीन की कमी से गला फूल जाता है, जिसे गायटर रोग अथवा गलगंड अथवा घेंगा रोग कहा जाता है। आयोडीन की कमी से आपका गला है वो फूल जाता है, जिसे गोइटर बीमारी, गलगंड अथवा घेंगा रोग कहा जाता है। ठीक है। आगे, मधुमेह अथवा डायबिटीज क्या होती है? मधुमेह अथवा डायबिटीज क्या होती है? तो डायबिटीज एक प्रकार की बीमारी है। उसमें होता क्या है? हमारे शरीर के अंदर जो खून है, जो रक्त है, उसमें शुगर यानी शर्करा का लेवल बढ़ जाता है। जब हमारे शरीर के खून के अंदर ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो उसे कहते हैं मधुमेह अथवा डायबिटीज। अब इसका कारण क्या है? कारण है कि जो हमारी अग्नाशय ग्रंथि है उससे कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन हार्मोन। और यदि इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा? तो आपका मधुमेह अथवा डायबिटीज रोग होगा। अब कारण क्या है? क्योंकि जो इंसुलिन होता है वो रक्त में शुगर को कंट्रोल करता है,
और यदि इंसुलिन की मात्रा कम होगी तो शुगर का लेवल बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। तो शुगर सही तरीके से कंट्रोल नहीं होगा तो हमें मधुमेह यानी डायबिटीज हो जाएगी। ठीक है, अब इसका उपचार क्या है? तो उपचार सीधी सी बात है, इसके लिए इंसुलिन हार्मोन का एक टीका लगता है, इंजेक्शन लगता है। इलाज क्या है? इसका इलाज है इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। अब इसका एक और इलाज है, वो है पुनर्भरण क्रियाविधि। तो हार्मोन का अधिक या कम मात्रा में स्रावित होना हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालता है। यानी किसी भी हार्मोन का ज्यादा मात्रा में निकलना या कम मात्रा में निकलना दोनों ही हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। तो जो पुनर्भरण क्रियाविधि है वो यह सुनिश्चित करती है कि जो हार्मोन है वो सही मात्रा में है और सही समय पर स्रावित हो रहे हैं। पुनर्भरण जो क्रियाविधि है वो यह निश्चित करता है कि हार्मोन हमारे शरीर में सही मात्रा में निकल रहा है और सही समय पर स्रावित हो रहा है। ये काम किसका है? पुनर्भरण क्रियाविधि का, जो हार्मोन को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, उदाहरण के लिए रक्त में शर्करा के लेवल को कंट्रोल करने की विधि, रक्त में शर्करा के नियंत्रण की विधि, ये कौन सी विधि है? पुनर्भरण क्रियाविधि है। ठीक, आगे देखो, जैसे रक्त में शर्करा की मात्रा का बढ़ना, क्या केस हो गया कि रक्त के अंदर आपका शुगर क्या हो गया? बढ़ गया। अब क्या होगा? अब अग्नाशय के द्वारा संसूचित करना, शर्करा के लेवल को क्या किया जाएगा? अग्नाशय के द्वारा संसूचित किया जाएगा। फिर क्या होगा? अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन का स्राव होगा। अब इंसुलिन के स्राव होने से रक्त शर्करा की मात्रा का घटना, जब इंसुलिन सही तरीके से स्रावित होगा तो रक्त के अंदर शुगर की मात्रा क्या होगी? कम होगी, है ना। अब शुगर की मात्रा यदि कम होगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंसुलिन, अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन का न बनना। तो देखो, अग्नाशय के द्वारा क्या करना? अग्नाशय के द्वारा यह पता लगाना कि शुगर की मात्रा बढ़ गई है, तो या तो शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी या कम हुई होगी। तो शुगर की मात्रा यदि बढ़ गई है, शुगर की मात्रा यदि बढ़ गई है तो क्या होगा? पुनर्भरण क्रिया के द्वारा क्या होगा? इंसुलिन को बंद किया जाएगा, इंसुलिन हार्मोन को भरने की गतिविधि बंद की जाएगी, जिससे क्या होगा? रक्त के अंदर शर्करा की मात्रा कम हो जाएगी। और यदि अग्नाशय के अंदर, अग्नाशय ये संसूचित करेगा, ये महसूस करेगा कि इंसुलिन क्या हो गया है? इंसुलिन ज्यादा हो गया है या सॉरी कम हो गया है, कम हो गया है, इसका मतलब इंसुलिन नहीं बन रहा है, तो इंसुलिन की क्या होगा? इंसुलिन का पुनर्भरण होगा। आ गया समझ में? देखो सिंपल सी बात है, एक बार फिर से समझो कि यहां पर हमने क्या सीखा कि देखो सबसे पहले हम रक्त के अंदर शुगर की मात्रा क्या हुई है? यदि बढ़ गई है, रक्त के अंदर यदि शुगर की मात्रा बढ़ गई है तो यह सूचना किसके पास जाएगी? अग्नाशय के पास। किसके पास जाएगी? अग्नाशय के पास जाएगी। यदि शुगर की मात्रा बढ़ गई है तो जो पुनर्भरण विधि थी, पुनर्भरण विधि के द्वारा जो हार्मोन को क्या किया जा रहा था? फिर से भरा जा रहा था, उस क्रिया को क्या किया जाएगा? बंद किया जाएगा। जिससे होगा क्या? रक्त के अंदर शर्करा की मात्रा धीरे धीरे घट जाएगी, है ना। और यदि अग्नाशय ये महसूस करता है कि भाई इंसुलिन की जो मात्रा है, इंसुलिन की मात्रा कम हो गई है, तो वो इंसुलिन का स्राव करेगा। क्या करेगा? इंसुलिन का स्राव करेगा। इस तरह ये शरीर के अंदर पुनर्भरण की क्रियाविधि चलती रहती है। तो इस प्रकार बच्चों हमने आज की इस क्लास में आपके अध्याय 6 नियंत्रण एवं समन्वय के प्रत्येक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा है। उम्मीद करता हूं आज की पूरी क्लास आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।